हेलो एवरीबॉडी, मैं सुजीत सर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी बच्चों? एक बार मैं पुनः फेडरलिज्म टॉपिक पर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 में पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूं। हमने पहले वीडियो में देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद क्या है एंड फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंडिया को कैसे फेडरल बनाता, मतलब व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, हमारा देश कैसे संघीय देश बनता है। आपको पता है बच्चों, इंडिया गॉट फ्रीडम लॉन्ग स्ट्रगल, एक लंबे संघर्ष के बाद भारत जब आजाद होता है उसको बहुत बड़ी अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी नेशनलिटी लाने के लिए, अपना स्वतंत्र संविधान लाने के लिए। आजाद देश में ऐसे बहुत सारी समस्याएं थीं, लेकिन इन सबके बावजूद सभी कुछ भारतीय संविधान में समाहित है। बट फेडरल वर्ड का, इंग्लिश का जो फेडरल वर्ड है, फेडरेशन वर्ड है, इसकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी वर्णन देखने को नहीं मिलता है। कहा जाता है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक राज्यों का संघ है और संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। अर्थात चेक एंड बैलेंस का जब पावर की चर्चा करेंगे, कमिंग टुगेदर या होल्डिंग टुगेदर नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको और क्लियर होगा यहां राज्यों के संघ से क्या मतलब है। अर्थात भारत का संविधान, भारतीय संघ अपने राज्यों को, अपनी यूनिट को, अपनी इकाई को अधिकार देता है, पावर देता है, लेकिन ऐसे कोई संवैधानिक प्रश्न जहां देश की एकता, अखंडता की बात आएगी, वहां पर राज्य से कानून लेकर के केंद्र सरकार कानून बना सकता है, संशोधन कर सकता है। इसीलिए इसे राज्यों का संघ कहा गया है और संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। लेकिन फेडरल सिस्टम है, संवैधानिक तरीके से भारत में फेडरल सिस्टम के पावर्स का डिवीजन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड अ टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राज्य की सरकारें। एंड लेटर अमेंडमेंट 73 एंड 74, 74वां संविधान संशोधन के तहत थ्री टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड। भारतीय संविधान में तीसरे लेवल की गवर्नमेंट एडेड की गई, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अर्थात हमारा जो थ्री फोल्ड सिस्टम पावर जो लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी की सरकार की है, ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती शक्तियां और म्युनिसिपैलिटी की शक्तियां अर्बन एरिया में लागू की गई और पंचायत की शक्तियां रूरल एरिया में लागू की गई। ये 73वां 74वां संविधान संशोधन के तहत 1992-93। इस प्रकार भारतीय संविधान संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में बंट करके काम करती है। इसके अतिरिक्त जब हमारा संविधान बना, इट कंटेन 3 लिस्ट, अर्थात संविधान बना तो उस समय 210 सब्जेक्ट थे, विषय, यूनिट्स, जो 3 लिस्टों में डिवाइड थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ध्यान दीजिएगा, यूनियन लिस्ट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ सरकार की सूची, संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है। स्टेट लिस्ट अर्थात राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। कंकरेंट लिस्ट अर्थात समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास है। ऐसे सब्जेक्ट 46। ये तब था जब संविधान बना था। ये 210 विषयों का बंटवारा इस प्रकार है। इस प्रकार इंडिया के फेडरल सिस्टम को क्लियर करता है। लेकिन आगे चल करके एक चीज और बहुत क्लियर समझिएगा, संविधान में संशोधन की बात की जाती है
तो वो संशोधन हमारे संविधान को स्ट्रॉन्ग करता है, समय समय पर जैसी जरूरत है उसके हिसाब से विषय का परिवर्तन वस्तु स्थिति को देख करके बनाया गया है। जैसे यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स होते थे, इस समय 98 सब्जेक्ट्स हैं। हमारे स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट होते थे, वर्तमान में 59 सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे कई सब्जेक्ट्स कट गए जो कंकरेंट लिस्ट में जुड़ गए, जैसे एजुकेशन, हमारा हेल्थ, फॉरेस्ट, क्या नाम है, वनों में रहने वाले जंगली जानवर, उनकी सुरक्षा का विषय, ये सब ऐसे थे जो 1976 में 42 अमेंडमेंट के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार समवर्ती सूची में चला गया। अर्थात इस विषय पर कानून यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों बना सकता है। इस प्रकार कॉन्करेंट लिस्ट में विषयों की संख्या वर्तमान में 52 है। ये देखिए नीचे का वर्णन जो लिखा है ये उस समय का है जब संविधान बना था, 210 विषयों का बंटवारा। वर्तमान में चाहे वो 42वां संविधान संशोधन हो 1976 का या 101वां संविधान संशोधन हो 2016 का, उसके आधार पर विषयों का बंटवारा 98, 59, 52 में है। और इसके अतिरिक्त ऐसे सब्जेक्ट जिनका वर्णन न तो यूनियन लिस्ट में है, न तो स्टेट लिस्ट में है, न तो कंकरेंट लिस्ट में है, उसको रेजिड्यूरी पावर्स कहा गया। अवशिष्ट शक्तियां, अर्थात संविधान के बनने के बाद ऐसे विषय जिनका तीनों लिस्ट में वर्णन नहीं है, अवशिष्ट शक्तियां कही गई। इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट। ये हमारे संविधान में, संविधान के बनने के बाद आया हुआ है बच्चों, बहुत बाद में। आप जानते हैं कंप्यूटर कब का आया है, हमारा इंटरनेट कब आया, ये सब सुरक्षा से संबंधित विषय होती है। तो ये बात आती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट रेजिड्यूरी लिस्ट में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से विषय हैं, हम कुछ सब्जेक्ट का विषय का उदाहरण लेंगे जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। जैसे डिफेंस पॉलिसी, हमारी सुरक्षा नीति, जो एयरफोर्स के द्वारा हो, चाहे आर्मी फोर्स के द्वारा हो, चाहे नेवी फोर्स के द्वारा, डिफेंस पॉलिसी पर पूरा राइट सेंट्रल गवर्नमेंट का। फॉरेन अफेयर्स, हमारे विदेश विभाग, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, किसी देश का, हमारे देश के साथ किसी राज्य का किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे देश में, मतलब अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत आती है, उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ यूनियन लिस्ट को है। इसी प्रकार मॉनेटरी पॉलिसी या करेंसी छापने का, मौद्रिक नहीं, पूरे देश में बैंक, कोई भी बैंक से बैंकिंग सिस्टम पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। इंटरेस्ट कब घटेगा, इंटरेस्ट कब बढ़ेगा, चाहे वो इंटरेस्ट का लेवल वो किसी भी सिस्टम में हो, चाहे बैंकिंग सिस्टम में हो, मॉनेटरी पॉलिसी का हो, या वो बैंक का CRR रेट हो, SLR रेट हो, ये सब इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं। लेकिन मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति बनाने का सिर्फ अधिकार केंद्र सरकार को है। जैसे आपने देखा 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया गया, मौद्रिकीकरण, अर्थात हमारी भारत सरकार ने नवंबर 2016 में एक डिसीजन लिया कि पुरानी करेंसी 500, 1000 की नोटें बंद कर दी गई और उसकी जगह एक नई करेंसी जो 2000 की नोट, 500 की नोट प्रिंट की गई। इसके बाद तमाम कई नोटें छापी गई। तो इसका मतलब इस पर पॉलिसी पर डिमोनेटाइजेशन करके कौन डिसीजन ले सकता है, यूनियन लिस्ट, और किसी भी के पास ये अधिकार नहीं है। कम्युनिकेशन जो मैटर है, हमारा संचार का मैटर है, इंटरनेट का मैटर है, या हमारे जो भी टेलीफोन के मैटर्स हैं, इन सब पर कम्युनिकेशन का मैटर भी, संचार से संबंधित, प्रचार प्रसार से संबंधित चीजों का अधिकार क्षेत्र सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यहाँ तक क्लियर है। पुलिस व्यवस्था, स्टेट लिस्ट के बच्चों, लॉ एंड ऑर्डर बनाना, ट्रेड, व्यापार, एग्रीकल्चर, और हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिक टैक्स, जैसे हाउस पर टैक्स लगता है, घरों में बिजली पर टैक्स लगता है, इरिगेशन, सिंचाई का कर या सिंचाई पर लॉ बनाने का, कानून बनाने का अधिकार, ये स्टेट लिस्ट का, राज्य सरकार के। ऐसे विषयों की संख्या शुरू में 66 थी,
अब कितनी है 59 पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट लिस्ट को। कंकरेंट लिस्ट जिस पर दोनों अधिकार कानून बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य, फॉरेस्ट, वन विभाग, मैरिज, विवाह, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, गोद लेने का या उत्तराधिकार का नियम, कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को है, केंद्र को भी राज्य को भी। लेकिन कोई ऐसा विषय जो कंकरेंट लिस्ट में वर्णन है, जिसमें किसी टॉपिक को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में गतिरोध हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, विवाद हो जाता है, ऐसे में फाइनली यूनियन गवर्नमेंट का अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई लॉ ही स्टेट गवर्नमेंट पर लागू होती है, अर्थात समवर्ती सूची पर विवाद होने की परिस्थितियों में हमारी न्यायपालिका भी ज्यादा अधिकार, हमारा संविधान जो अधिकार दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जिसका डिफिनेशन करने का अधिकार, जिस पर जजमेंट करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, ये हमारा संविधान प्रदान करता है। इस तरह हमने समझा व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल गवर्नमेंट। बिल्कुल हमारी इंडिया का फेडरल सिस्टम बच्चों बिल्कुल यूनिक है, और इतना यूनिक है कि बहुत सारे देशों में इसको लाइक किया जाता है। हमारे देश में बच्चों फंडामेंटल राइट्स हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, हर देश से लिया गया। कुछ अमेरिका से, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से ली गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंग्लैंड से ली गई, हमारी जो स्टेट लिस्ट की विषय जो है कुछ कनाडा की गवर्नमेंट से, कुछ ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से ली गई। हमारी बहुत सारी चीजें फंडामेंटल डायरेक्टिव पॉलिसी या प्रिंसिपल स्टेट्स, ये हमारी सोवियत रूस से लिया गया। अर्थात जिस देश से हमें जो अच्छा लगा और जो हमारे देश के अनुकूल हो सकता है, उसके हिसाब से संविधान में हमने उसको जगह प्रदान किया। ये है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर कि इंडिया को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, कैसे ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे एकदम ओवरलैपिंग नहीं करता है, पावर को डिवाइड करते हुए भी ऐसे विषय जो राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित होते हैं उस पर अंतिम अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान करता है। क्लियर है? आशा है आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आप चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे और उत्साह मिलता रहे जिससे मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके आपको प्रस्तुत करता हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, और उसके आगे के टॉपिक्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एक्सेट्रा। थैंक यू बच्चों।